नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी संग्रह जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम एकांकी के तत्वों का विवेचन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। एकांकी से संबंधित 3 जो प्रश्न है वो मैं करवाऊंगा, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनमें से जो है कई बार प्रश्न अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तात्विक जो विवेचन है इसको हम तात्विक विवेचन कह सकते हैं। ये जो प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों उपन्यास का भी आएगा, उपन्यास में भी ये प्रश्न बनता है। उपन्यास के तत्वों के बारे में विवेचन कीजिए। आपके नाटक के तत्वों की विवेचना की पूछी जाती है या फिर एकांकी के तत्वों की विवेचना पूछी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एकांकी के तत्वों की विवेचना। तो एकांकी जो है बनने में या लिखने में कौन कौन से तत्वों का समाहार होता है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो है बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है। एकांकी के तत्व है। तो एकांकी के प्यारे विद्यार्थियों 10 तत्व माने जाते हैं। कितने तत्व माने जाते हैं? 10 तत्व हैं। तो पहला तत्व है कथानक, दूसरा पात्र या चरित्र चित्रण, ये लगभग सभी में है, नाटक में भी है, उपन्यास में भी है, 6 तो सभी में ही आते हैं लगभग। कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन या जिसको संवाद या अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हम, कथोपकथन या संवाद। चौथा है संकलन त्रय। संकलन त्रय में देश, काल और कार्य तीनों का समाहार होता है संकलन त्रय। पांचवा होता है देश, काल या वातावरण। देश, काल और कार्य, वो हो गया संकलन त्रय। फिर पांचवा है देश, काल या वातावरण। छठा है प्यारे विद्यार्थियों भाषा शैली। भाषा एकांकी में किस प्रकार से लिखी जा रही है। सातवां क्या है इसका उद्देश्य नामक तत्व है। आठवां तत्व है प्यारे विद्यार्थियों अभिनयशीलता। इसको अभिनय के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, तो अभिनयशीलता इसका तत्व है। 9वां है प्रभाव की एकता, ठीक। और 10वां है दृश्य विधान। तो इस प्रकार से यहाँ पर एकांकी के तत्व कितने माने जाते हैं? 10 तत्व माने जाते हैं। तो सबसे पहला तत्व की आज विवेचना हम करते हैं। पहला तत्व है कथानक। अब कथानक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी के तत्व बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो थोड़ी भूमिका के रूप में बता देता हूँ कि एकांकी के वही तत्व होते हैं जो उपन्यास और नाटकों के होते हैं। उपन्यास और नाटकों में जो तत्व होते हैं वही एकांकी के तत्व भी होते हैं, परंतु उनकी प्रकृति अलग होती है, ठीक है। एकांकी के तत्वों की प्रकृति अलग है, उनके तत्वों की प्रकृति नाम तो यही रहेंगे, लेकिन उसके अंदर की जो उसमें जो विषय वस्तु होती है वो कुछ अलग होती है। एकांकी के मुख्यतः 10 तत्व माने जाते हैं, वो आप लिख देना। ये जो है मैंने भूमिका के रूप में लिख दी है। तो एकांकी के 10 तत्व हैं कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, संकलन त्रय, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनयशीलता, प्रभाव एके और दृश्य विधान। तो इस प्रकार से 10 ये क्या है इसके तत्व हैं। यहाँ इन सभी तत्वों का विवेचन किया जा रहा है। तो पहला जो कथन है, पहला जो तत्व है वो है कथानक। कथानक क्या होता है देखिए, ये आप मौखिक रूप से ज़्यादा इसको समझते जाइए। एकांकी का कथानक कहीं से भी लिया जा सकता है। एकांकी जो लिखता है लेखक, एकांकीकार, तो वह कथानक को कहीं से भी ले सकता है। काल्पनिक भी हो सकता है या कथानक को जो यथार्थ जो घटनाएं हैं उनसे भी ले सकते हैं। तो कथानक कहीं से भी लिया जा सकता है। तो मैंने कहा ना, लेखकों ने सामाजिक विषयों को लेकर के भी एकांकी लिखी है, पौराणिक पात्रों को लेकर भी एकांकी लिखी है, ऐतिहासिक पात्र, पौराणिक पात्र, सामाजिक स्थितियों को, राजनीतिक स्थितियों को, सांस्कृतिक स्थितियों को, सभी को लेकर के सभी विषयों को लिखा जा सकता है एकांकी के रूप में। तो एकांकी का कथानक कहीं से भी लिया जा सकता है, किंतु वह संक्षिप्त, सुगठित और सांकेतिक होता है। क्या होना चाहिए? संक्षिप्त, सुगठित और सांकेतिक होना चाहिए या सांकेतिक होता है, ठीक है। एकांकी का जो तत्व होता है संक्षिप्त, सुगठित और सांकेतिक होता है। और कथानक जो है छोटा होता है। कथानक कैसा होना चाहिए? छोटा होता है। और ये उसकी तत्व बताया जा रहा है कथानक में क्या क्या होता है। तो कथानक छोटा होता है और उसमें एक ही कार्य या घटना की प्रधानता रहती है। ध्यान रखना, कथानक में एक ही कार्य या घटना की जो है प्रधानता रहती है, ठीक है।
ये एक विशेषता ये कथानक के रूप में आपको लिखनी है। कथानक में छोटा होता है और उसमें एक ही कार्य या घटना की प्रधानता रहती है। एकांकी में मुख्य घटना के अतिरिक्त सहायक घटनाओं के लिए अवकाश नहीं होता, यानी कहने का तात्पर्य मुख्य घटना ही अधिक रहती है, सहायक घटनाओं को इसमें समावेश नहीं किया जाता, क्योंकि एकांकी एक अंक की होती है, छोटी होती है, तो उसमें अन्य सहायक घटनाओं को नहीं लिया जाता है, मुख्य घटना को ही लिया जाता है। एकांकी में कार्य का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। एकांकी में जो कार्य का विकास होता है, कार्य की गतिशीलता वह तीव्र होती है, इसीलिए उसमें कथा अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़नी चाहिए। यानी जो एकांकी का उद्देश्य है या लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए एकांकी है वो शीघ्रता से बढ़ती है। कब? जब एकांकी के कार्य को क्या है, एकांकी में जो कार्य है वो प्यारे विद्यार्थियों विकास उसमें बड़ी तीव्र गति से होता है, इसीलिए उसमें कथानक से कथा चलेगी। ठीक है, कोई भी कथा होगी उसका कथानक होगा, पात्र होगा मुख्य। अब वो जो संवाद करेगा तो उससे कथा तीव्र गति से आगे चलती जाएगी। ठीक है, ठीक नाटक की तरह ही एकांकी में ये भाव होता है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिखना है। इसके साथ आपको लिखना है कि नाटक में कथानक की 5 अवस्थाएं होती है। नाटक में तो कथानक की जो अवस्थाएं होती है, कथानक की नाटक में कथानक की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? 5 अवस्थाएं कौन सी है? आरंभ, नाटक का आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। तो इस प्रकार से नाटक में 5 प्रकार की अवस्थाएं मानी जाती है। ठीक है, तो पहले नाटक आरंभ होता है, प्रयत्न होता है, प्राप्त्याशा, ये 5 एक तरह से अवस्थाओं में एक नाटक है वो रचा जाता है। ठीक है, अंत में फलागम होता है, इसका क्या फल मिला इस नाटक का। एकांकी में कार्य विकास की उक्त अवस्थाओं में आरंभ और फलागम में अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। एकांकी में भी यही जो अवस्थाएं होती है, लेकिन एकांकी में कार्य विकास की दृष्टि से बात करें तो उक्त दशाओं में आरंभ और फलागम, ये जो पहला और ये जो 5वां है, इसमें अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। अधिक दूरी का मतलब ये है कि प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो अंतर है, अधिक दूरी में अंतर नहीं होना चाहिए। बीच की अवस्थाओं में संक्षिप्त स्थान देना चाहिए, यानी दोनों को इस तरह से जोड़ते हुए से चलना चाहिए। आरंभ और फलागम में अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। बीच की जो अवस्थाएं यानी ये जो प्राप्त्याशा या जो प्रयत्न, प्राप्त्याशा और ये जो नियताप्ति है, इन अवस्थाओं में क्या होना चाहिए? संक्षिप्त स्थान इनको देना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि इनमें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए और दोनों में आरंभ और अंत का जो है बहुत अधिक उसमें दूरी बनी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एकांकी लिखी जाए उसमें अवस्थाओं का ध्यान रखते हुए लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छा एकांकी वही माना जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, अच्छा एकांकी वही माना जाता है जो यथाशीघ्र फलागम प्रदर्शित करे। यानी अच्छा एकांकी वही है जो अच्छा एकांकी वही माना जाएगा जो यथाशीघ्र यानी शीघ्रता से फलागम, यानी इस एकांकी का क्या फल मिलेगा पढ़ने वाले को, या इस एकांकी को अगर अभिनय किया जा रहा है तो इसका क्या फल मिलेगा। तो इस प्रकार से फलागम की प्राप्ति यथाशीघ्र है वो प्रदर्शित करे, ऐसी एकांकी है वो ज़्यादा सफल होता है। ठीक है, एकांकी के कथानक में प्रत्यक्षता और दृश्यात्मकता की विशेषता अनिवार्य है। एकांकी में जो कथानक होता है उसमें प्रत्यक्षता होनी चाहिए और दृश्यात्मकता, ये 2 विशेषताएं होनी चाहिए। एकांकी के कथानक में क्या विशेषता होनी चाहिए? कथानक में एकांकी का जो कथानक उसमें विशेषता क्या होनी चाहिए? एक तो प्रत्यक्षता और दृश्यात्मकता की विशेषता उसमें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और इनमें अंतर्द्वंद भी तीव्रता होनी चाहिए, यानी ये जो पात्र है उन पात्रों में अंतर्द्वंद की भावना होनी चाहिए, अंतर्द्वंद की तीव्रता होनी चाहिए, तभी एकांकी का कथानक प्रभावशाली बनता है। और कथानक आरंभ स्थिति होती है तो कथानक पर ही मूल जो एकांकी टिकी हुई रहती है। मूल पात्र में जो है मुख्य जो घटना क्रम जिसको लेकर के लिखा गया है तो वह प्यारे विद्यार्थियों वह प्रधानता उसमें प्रभावशाली होनी चाहिए। तो ये तो था कथानक। अगला बिंदु है पात्र या चरित्र चित्रण। अगला जो तत्व है वह है पात्र या चरित्र चित्रण। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पात्र या चरित्र चित्रण क्या है? एकांकी में पात्र परिकल्पनात्मक
एवं चरित्र चित्रण की विशेषताएं होती है। यानी एकांकी में जो है पात्र परिकल्पना एवं चरित्र चित्रण की विशेषता होती है। एकांकी में जो पात्रों को कल्पना से लाओ या फिर यथार्थ जो स्थिति है उसको भी लेकर के पात्रों को हम पात्रों को रख सकते हैं। तो एकांकी में जो पात्र परिकल्पना की जाती है एवं जो चरित्र चित्रण की विशेषता उसमें होनी चाहिए। चरित्र अच्छे चरित्र से युक्त जो पात्र है उनको उसमें लिया जाना चाहिए। एकांकी में पात्रों की संख्या क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? सीमित होती है। ये ध्यान रखना, एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि एक अंकों की होती है, एक अंक की होती है, छोटी होती है। तो एकांकी में पात्रों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। थोड़े पात्रों की कोई स्थान दिया जाता है। और इसके साथ प्यारे विद्यार्थी और क्या विशेषता होती है या तत्वों के बारे में और क्या पढ़ेंगे कि एकांकीकार को सीमित पात्रों की चरित्र रचना में भी सीमित रेखाओं से काम लेना पड़ता है। एकांकीकार, कुशल एकांकीकार वही होता है जो सीमित पात्रों के द्वारा जो है चरित्र चित्रण की रचना है वो भी सीमित रेखाओं में करे, या सीमित पात्रों की जो रचना है सीमित पात्रों को लेते हुए चरित्र रचना में भी सीमित रेखाओं का काम ले, और इस कारण वह सफलतापूर्वक उन पात्रों को निजी व्यक्तित्व प्रदान करता है। प्यारे विद्यार्थियों सुनना कि इस कारण से वह कौन? जो एकांकीकार है वह सफलतापूर्वक उन पात्रों को निजी व्यक्तित्व प्रदानता करना, ये एकांकीकार की विशेषता होनी चाहिए। और उनमें पात्र की एक एक भंगिमा, जो भाव है उसमें उसके शब्द की ऊंचाई है, उनकी घटाव बढ़ाव है शब्दों का, या फिर मंच पर पात्र की एक एक गति, जो मंच पर उस एकांकी को अगर अभिनय किया जाए तो उस मंच पर पात्र की एक एक गति पात्र के व्यक्तित्व के गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि अगर जो एकांकी लिखा जा रहा है एकांकी, तो उसमें एकांकीकार को ये ध्यान रखना चाहिए या एकांकीकार वही सफल होता है कि वह सफलतापूर्वक उन पात्रों को अपने निजी व्यक्तित्व को प्रदान करता है। और इसमें जो पात्र की एक एक भंगिमा, भाव भंगिमा होती है और उनके शब्दों का जो उतार चढ़ाव है उस पर, और मंच पर पात्र की एक एक गति पात्र के व्यक्तित्व को गढ़ने में सहायता करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला देखिए बात कि एकांकीकार चाहे तो स्वतंत्र व्यक्तित्व के पात्रों की परिकल्पना करे। एकांकीकार अगर चाहे तो स्वतंत्र व्यक्तित्व के पात्रों की परिकल्पना करे, विशिष्ट कोटि के पात्रों की सृष्टि करे, अथवा ऐसे पात्र रखे जो किसी वर्ग, प्रवृत्ति, विचार या भावना के प्रतीक हो। यानी ऐसे पात्रों की रचना करे। एकांकीकार चाहे तो स्वतंत्र व्यक्तित्व के पात्रों की परिकल्पना कर सकता है, यानी कल्पना कर सकता है, रख सकता है, या फिर विशिष्ट कोटि के पात्रों को जो है उसको इसमें स्थान दे सकता है, अपनी एकांकी में उसको पात्र बना सकता है जो विशिष्ट कोटि के पात्र हैं। या फिर ऐसे पात्र भी रख सकता है एकांकी में, पात्र जो अभिनय करेंगे, जिसको लेकर के जो एकांकी लिखी जा रही है, तो वो जो पात्र होंगे वे किसी वर्ग, प्रवृत्ति या विचार या भावना के प्रति को विशेष भावना, विशेष वर्ग या विशेष विचार को लेकर के उस पात्रों को हम रख सकते हैं। केवल शर्त यह है कि उसका पात्र सजीव हो, विश्वसनीय और प्रभावशाली होना चाहिए। निर्जीव पात्रों को नहीं, सजीव हो वो पात्र, विश्वसनीय हो, प्रभावशाली हो, ऐसे पात्रों को रख देना चाहिए, रखते हैं। ये विशेषता होती है, ये एक तरह से तत्व में समाहित होती है। उनमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, नकलीपन नहीं होना चाहिए, उसमें स्वाभाविकता होनी, बनावटीपन नहीं चलेगा। एकांकी में जो पात्र या चरित्र चित्रण है उसमें प्यारे विद्यार्थियों स्वाभाविकता होनी चाहिए, और वे कोरे आदर्शों के पुतले नहीं होने चाहिए। केवल कोरे आदर्श है उनके पुतले वो नहीं होने चाहिए। एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण अप्रत्यक्ष शैली में होना चाहिए। एकांकी के पात्रों में जो चरित्र चित्रण होता है, पात्रों में चरित्र चित्रण जो है कौन सी शैली में होना चाहिए? चरित्र चित्रण प्यारे विद्यार्थियों अप्रत्यक्ष शैली में होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष ये शैली में लिखा जाना चाहिए, शैली में होनी चाहिए। उनके विषय में लेखक है, उनके विषय में अपनी ओर से कम कहे, लेखक है वो उनके बारे में ज़्यादा ना बताए।
जो पात्र है वो संवाद करते जाएंगे तो अपने आप वह अपनी बातें बताते जाएंगे। तो पात्रों के आचरण या कार्यों से ही उनका क्या हो जाएगा, चरित्र सामने आना चाहिए। ज़्यादा नहीं बताए, किसी भी पात्र को एकांकी में जो पात्र लिखा गया है, चाहे किसी भी पात्र को लेकर के वह पात्र एकांकीकार लिख रहे हैं, तो वह पात्रों के बारे में ज़्यादा विशेषता ना बताए। पात्र के स्वयं अपने कार्यों से, अपने उनके शब्दों से, उनके संवादों से, उनके आचरण से है जो है उनके चरित्र को सामने रखा जाना चाहिए, ये बात विशेष है। और इसीलिए उनके कथोपकथन सशक्त होने चाहिए। कथोपकथन यानी संवाद, डायलॉग जब वो बोले एकांकी में, एकांकी वाले पाठ आप जब पढ़ते हैं तो वो एक संवाद, जैसे मान लीजिए शिवाजी के बाद में आपको विसर्ग लगा करके या उसमें बाद में शिवाजी वो डायलॉग बोलते हैं, फिर जीजाबाई नाम लिख करके फिर जीजाबाई डायलॉग बोलती है, फिर शिवाजी या तात्या टोपे या जो भी है, इस प्रकार से भाव से जो मान लीजिए लिखी जाती है एकांकियाँ। तो उस एकांकी में प्यारे विद्यार्थियों आपके डायलॉग कैसे होने चाहिए, कथोपकथन वो जो है सशक्त होने चाहिए, बहुत प्रभावशाली होने। जैसे हम फिल्म की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो फिल्म में डायलॉग, कई फिल्मों के डायलॉग आज भी जो है याद किए जाते हैं और वो लोग उनको जबान पर आज भी उनको रखते हैं। तो ऐसे सशक्त डायलॉग होने चाहिए, कथोपकथन सशक्त होना चाहिए और उद्देश्य में उनका सीधा संबंध भी होना चाहिए, नहीं कि कल्पना कर दी, उद्देश्य कहीं जा रहा है और डायलॉग कहीं बोले जा रहे हैं। यानी वो जो कथोपकथन होगा वह उसके निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए, वह उसके उद्देश्य की तरफ ले जाना वाला होना चाहिए, ये बात इसमें बताई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो है पात्र या चरित्र चित्रण। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है अगला जो पॉइंट है वो होगा आपका ये कथोपकथन और संवाद, जो कि हम अगले वीडियो में लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एकांकी के तत्वों की विवेचना को लेकर के। अगला जो तत्व है ये पात्र या चरित्र चित्रण, ये तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे कथोपकथन या संवाद और संकलन त्रय, इनकी बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तब तक के लिए एकांकी के तत्व वाला महत्वपूर्ण प्रश्न आप ठीक से तैयार करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे और याद भी करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।